हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं तो क्लास 12th के लिए एक चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक इवोल्यूशन और क्रम विकास, है ना। तो क्रम विकास चैप्टर से हम लोग कुछ एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन आपका जो है वो है, इनमें से किन दो विभिन्न प्रकार के जंतुओं के बीच आर्कियोप्टेरिक्स एक योजक कड़ी है। हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो किसके बीच की योजक कड़ी है, तो ये जो है वो सरीसृप और पक्षी के बीच की योजक कड़ी है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपका तो ये है नहीं, तो ऑप्शन में जल व भूमि दिया है, भूमि और पहाड़ दिया है, भूमि और वायु। देखिए बर्ड्स कहाँ रह रहे हैं, वायु में रह रहे हैं, और भूमि पर कौन रह रहा है, सरीसृप रह रहा है। तो दोनों के बीच की ये योजक कड़ी है हमारा कौन, आर्कियोप्टेरिक्स। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। लमार्कवाद का संबंध है, लमार्कवाद है ना किससे संबंधित है, तो हम जानते हैं लमार्कवाद जो है क्रम विकास से ही संबंधित है। लेकिन यहाँ ऑप्शन है उपयोग, अनुपयोग, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। सी में ए और बी दोनों दिया है। तो हम जानते हैं लमार्क ने अपना सिद्धांत जो दिया था उसमें बताया था यूज और डिसयूज, जिस अंग का उपयोग ज़्यादा करते हैं वो आगे विकास करता है और जिसका उपयोग नहीं करते हैं उसका धीरे धीरे ह्रास होते जाता है। और ये भी इन्होंने कहा था कि उपार्जित लक्षण जो जीव प्राप्त करते हैं वो अगली पीढ़ी में वंशागत होते जाते हैं। जैसे बकरी जैसे जीवों से ही जिराफ जैसे जीवों का निर्माण हुआ, इनके गर्दन का लगातार विकास हुआ। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन को देखें। एक डीना क्या है, तो एक डीना क्या है, अवशेषी जीव है कि योजक कड़ी है, तो ये एक योजक कड़ी है। ठीक है, अर्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, तो हेकेल ने दिया था, डार्विन ने दिया था, डिवायरिस ने दिया था, या फिर लमार्क ने दिया था। तो ये जो है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया, अभी ऊपर वाले में हम लोग पढ़े लमार्क ने दिया था, तो डी आंसर हो जाएगा। स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक को किसने लिखा, तो स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक को कैरोलस लिनायस ने लिखा था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 6 नंबर प्रश्न की ओर। पहला मानव जिसके जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप और एशिया में भी मिले हैं, है ना। तो कौन सा पहला मानव था जिसका जीवाश्म जो है अफ्रीका के अलावा यूरोप और एशिया में मिला है, तो ये होमो इरेक्टस का जीवाश्म जो है वो इन जगहों पर मिला है। अब 7 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। कोएजर्वेट्स का प्रायोगिक रूप से किसके द्वारा उत्पन्न किया, है ना, को प्रायोगिक रूप से किसके द्वारा उत्पन्न किया गया, मतलब वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है। कोएजर्वेट्स के बारे में हम लोग पढ़े थे। कोएजर्वेट्स क्या है, केमिकल का गुच्छा है और ये क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। मतलब पहला जीव के रूप में ये शुरुआत हुआ, केमिकल क्लस्टर जो भोजन को ग्रहण करते थे। तो इसको ऑपेरिन और सिडनी फॉक्स ने जो है वो लैब में बनाया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, 8 नंबर। छोटी समष्टि से एलील का आकस्मिक विलोपन, एक छोटा सा समष्टि है उससे कोई एलील गायब हो गया, है ना, तो ये किसका परिचय दे रहा है। ठीक है, तो अनुकूलन का, अनुवांशिक अपवाहन का, जाति निर्माणकारी या चयनात्मक दबाव, नहीं, ये अनुवांशिक अपवहन का, है ना, उदाहरण दे रहा है। अगला कौन अमर है, तो जितनी सारी एक कोशिकाएं जीव होती है उनके बारे में तो हम लोग जानते हैं कि वो क्या है, अमर है। ठीक है, तो और साथ में जो जनन कोशिकाएं होती है वो भी क्या होती है, अमर होती है, लगातार बनाते रहती है नई नई कोशिकाएं। 10 नंबर कोशिका 10 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें है डायनासोर किस दौरान उपस्थित था, मतलब डायनासोर का पीरियड आपको बताना है कि डायनासोरस कब पाए जाते थे। तो हम लोग जानते हैं जुरासिक पीरियड को हम लोग डायनासोर का पीरियड कहते हैं, और जुरासिक पीरियड जो है मीसोजोइक इरा में आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 11 नंबर प्रश्न की ओर। जीवन की अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा बताई गई है ना, तो 11 नंबर का जो है वो क्या हो जाएगा, जीवन के अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा बताई गई है, तो थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया दिया गया था, ये बताता है। अगला है स्टैनले मिलर का प्रयोग क्या बताता है, तो स्टैनले मिलर का प्रयोग जो है वो रसायन के निर्माण को बताता है, रसायन से जीवों के निर्माण को बताता है। तो रसायनवाद इसको कह सकते हैं, अजीवोत्पत्ति नहीं होगा, जीवोत्पत्ति नहीं होगा, है ना, पैनजेनेसिस नहीं है।
एकडीना क्या है? एकडीना है ना। तो पहले पीछे ही हम लोग पढ़े कि एकडीना क्या है, एक योजक कड़ी का काम करता है। अब 14 नंबर प्रश्न की ओर जाते हैं। एक जाति का उद्विकासीय इतिहास जाना जाता है ना। एक जाति का जो विकासीय इतिहास है उसको किस रूप में हम लोग जानते हैं? तो इसको हम लोग फाइलोजेनी कहते हैं, है ना। हम लोग पढ़े थे बायोजेनेटिक लॉ में फाइलोजेनी, ऑन्टोजेनी, रिपीट फाइलोजेनी। तो ये जाति वृत्ति है। अगला क्वेश्चन है, कौन जीव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है? कौन सा जीव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देगा? तो विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है हमारा जीवाश्म, है ना। जीवाश्म के अध्ययन से पता चलता है कि पुराने जीवों से ही नए जीवों का निर्माण हुआ है। अब 16 नंबर प्रश्न आपका है, हार्डी बिनबर्ग संतुलन में अधिशात्मक परिवर्तन है। तो अधिशात्मक परिवर्तन है जीन प्रवाह। हम जानते हैं विकास के सारे कारक को अगर स्थित कर दिया जाए तो जीवों की नई जातियां या नए गुणों का निर्माण नहीं होगा। तो ये क्या बताता है? हार्डी में अधिशात्मक परिवर्तन क्या बताता है? जीन प्रवाह है या उत्परिवर्तन का, आनुवांशिक अपवाहन का, जीन रिकम्बिनेशन का। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा इसमें? जेनेटिक ड्रिफ्ट, है ना। अधिशात्मक परिवर्तन बिना दिशा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासवाद से युक्त है? किसमें विकासवाद है आपका? तो विलुप्तता, विभिन्नता, विभिन्नता में विकासवाद है, लगातार विकास होते रहता है। अगला क्वेश्चन है, डोडो क्या है ना। तो डोडो है एक पक्षी है जो विलुप्त हो गया, मॉरिशस वगैरह में पाया जाता था। किस जीव का विकासीय इतिहास, किसी जीव का विकासीय इतिहास क्या कहलाता है? तो विकासीय इतिहास को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? ऑन्टोजेनी में नहीं, फाइलोजेनी भी पीछे आया था, फाइलोजेनी। फिलोसॉफिक जूलॉजिक पुस्तक को किसने लिखा था, है ना। तो फिलोसॉफिक जूलॉजिक पुस्तक को लमार्क ने लिखा था। कौन सी एक परिघटना जैव विकास में प्राकृतिक चयन का डार्विन की धारणा को सहयोग देती है? कौन सी एक परिघटना? तो इसमें आपको बताना है, पारजीनी जंतुओं का विकास है, क्लोनिंग द्वारा डॉली भेड़ का उत्पादन है, कीटों में कीटनाशक प्रतिरोधकता का उत्पन्न होना है, अंग स्थानांतरण के लिए स्टेम कोशिका से अंग का विकास करना है ना। कौन होगा? कौन सा पूछ रहा है कि कौन जैव विकास में प्राकृतिक चयन का? तो प्राकृतिक चयन का ये आपका है, जीवों में कीटनाशक प्रतिरोधकता जो उत्पन्न हो गया था, है ना। हमारा जो पढ़े थे कि मौथ की कुछ प्रजातियां जो थी पेड़ के छाल के अनुरूप अपने कलर को चेंज कर लिया था। 22 नंबर जो है, किन प्रमाण से यह साबित किया होता है कि मनुष्य लंगूरों की तुलना में चिंपांजी के अधिक नज़दीक है ना। कौन सा प्रमाण? तो लिंग गुणसूत्र डीएनए से, गुणसूत्र की आकारिकी से, जीवाश्म अवशेष से, ऑटोसोम और हेट्रोसोम के डीएनए से, है ना। हाँ, तो यही सही है आपका डी नंबर आंसर, है ना, ऑटोसोम और हेट्रोसोम के डीएनए से। 23 नंबर है, डायनासोर किस युग के दौरान उपस्थित थे? तो हम लोग अभी पीछे ही पढ़ चुके 23 नंबर का, है ना, कि मीसोजोइक एरा में जुरासिक पीरियड होता था। मीसोजोइक युग किसका युग माना जाता है? 24 नंबर क्वेश्चन है। तो 24 नंबर क्वेश्चन जो है वो अभी हम लोग डायनासोर को पढ़ रहे थे, तो रेप्टाइल का एज है, सरीसृप का एज है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया, रिकैपिटुलेशन थ्योरी, है ना, किसके द्वारा दिया गया था? तो 25 नंबर का है आपका वॉन वेयर दिया था, डार्विन दिया था, अर्नेस्ट हेकल दिया था, ठीक है। अर्नेस्ट हेकल इसका आंसर हो गया आपका। अगला 26 नंबर प्रश्न है कि अनुवांशिक अपवाहन किसकी जीन तीव्रता में परिवर्तन लाता है? अनुवांशिक अपवाहन किसकी जीन परिवर्तन में? अगली पीढ़ी की, ठीक है। अगला 27 नंबर में है, कौन सा सिद्धांत विकास को जीन आवृत्ति के परिवर्तन का कारण मानता है? कौन सिद्धांत जीन आवृत्ति का परिवर्तन को विकासवाद का कारण मानता है भाई? तो ये जो है आपका नवलमार्किज्म है, नव डार्विनिज्म, संश्लेषणात्मक सिद्धांत है, डार्विनिज्म है ना। तो इसमें आपका संश्लेषणात्मक सिंथेटिक थ्योरी, सब थ्योरी को मिला करके बनाया गया। नियो डार्विनिज्म द्वारा डार्विनिज्म के सिद्धांत में मुख्य परिवर्तन किया गया। कौन सा परिवर्तन किया गया नियो डार्विनिज्म में? विभिन्नता के उद्गम के बारे में बताया गया कि जीवों में विभिन्नता आती है। हार्डी बिनबर्ग को लागू किया जा सकता है इनमें से किसकी अनुपस्थिति में? हार्डी बिनबर्ग कब लागू होगा? तो भाई विकास के सारे कारण को हटा दिया जाए तभी तो ये लागू होगा। ना उत्परिवर्तन हो, ना प्राकृतिक चयन हो, ना पुनर्संयोजन हो, यानी कि रिकम्बिनेशन हो, कुछ भी नहीं हो। तो डी आंसर होगा इन सभी की अनुपस्थिति में।
30 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक कपाल क्षमता किसकी होती है? निएंडरथल का, क्रो मैग्नन का, आधुनिक मानव का या जावा मानव का? तो 30 का आंसर क्या है? जावा एप मैन, है ना, इसी का सबसे ज़्यादा है। डार्विन ने किस जहाज़ पर भ्रमण किया था? तो ये तो भाई याद कर लेना है कि कौन सा जहाज़ था इनका। तो इनका जहाज़ था HMS बीगल, ठीक है, HMS बीगल पर डार्विन ने भ्रमण किया था। उसके बाद है, कौन सा निम्नलिखित में वैज्ञानिक में किसने प्रोबायोटिक संरचना को कोएजर्वेट नाम दिया? प्रोबायोटिक संरचना को कोएजर्वेट नाम दिया गया किसके द्वारा? तो पैरिन के द्वारा, हल्डेन के द्वारा, डार्विन के द्वारा, है ना। तो JBS हल्डेन लीजिए। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित पुस्तक लिखी, कहीं कहीं पर डी भी ऑप्शन है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित पुस्तक लिखी गई थी, है ना। पृथ्वी पर जीवन से संबंधित पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? तो ओपैरिन के द्वारा। मिलर के प्रयोग में क्या क्या प्रयोग किया था? रॉ मटेरियल क्या क्या था वो जो लिया था, है ना, जिसमें कि सारा केमिकल को रख करके 800 डिग्री टेम्परेचर दिया था, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया था, तो केमिकल का निर्माण यौन होना शुरू हो गया था, यौगिक बनने लगे थे। तो इसमें मीथेन लिया था, अमोनिया लिया था, हाइड्रोजन गैस लिया था और N2 लिया था। 35 नंबर क्वेश्चन को देखिए, सबसे प्रारंभिक जीव कौन थे? तो रसायन विषमपोषी, है ना, हेट्रोट्रॉप्स। पहली बार तो कोएजर्वेट्स न बना तो रसायन को खाता था, तो ये विषमपोषी हुआ। अगला प्रश्न 36 नंबर पर जाते हैं। तो निम्नलिखित कौन सा तत्व पृथ्वी के आदिकाल वातावरण में आणविक स्थिति में उपस्थित नहीं था? है ना, कौन नहीं था? तो ऑक्सीजन जो था उस समय नहीं था, ऑक्सीजन का रिवॉल्यूशन हुआ, ओजोन बना बाद में। 37 नंबर प्रश्न को देखा जाए तो कौन सी घटना जैव विकास में डार्विन के सिद्धांत का समर्थन करती है ना। डार्विन के सिद्धांत का समर्थन कौन सा करता है? तो ट्रांसजेनिक जंतुओं का विकास इससे मतलब नहीं है, क्लोनिंग द्वारा डॉली नामक भेड़ का उत्पादन इससे मतलब नहीं, पीड़कनाशी प्रतिरोधक कीट की प्रचुरता, तो ये है हमारा विकास में समर्थन करता है ना। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 38 नंबर। मुर्दे को दफन करने एवं धर्म का प्रमाण सर्वप्रथम किस जीवाश्म से मिलते हैं? किसका, आदमी का कौन सा जीवाश्म था भाई जहाँ पर, है ना, होता था? तो ये सब निएंडरथल में शुरुआत हुआ था। औद्योगिक मिलानिज्म की घटना दर्शाती है, क्या बताती है? तो ये बताती है प्रकृति वरण, प्रकृति चयन का सिद्धांत बताती है। डार्विन के फिंच एक अच्छा उदाहरण है, किसका उदाहरण? डार्विन फिंच, है ना। तो डार्विन फिंचेस जो है वो अनुकूली विकिरण रेडिएटिव रेडिएशन का है, अलग अलग चोंच हो गया, अलग अलग भोजन के हैबिट के वजह से। मिलर और यूरे के प्रयोग में किस गैस का मिश्रण फ्लास्क में लिया गया था? ठीक है, तो किस गैस का मिश्रण लिया गया था? तो इसमें आपका लिया गया था मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जलवाष्प को, ठीक है, बी आंसर हो गया। मिलर यूरे के प्रयोग द्वारा प्रमुख रूप से कौन सा एमिनो अम्ल तैयार किया गया था? कौन कौन एमिनो अम्ल बना था? तो इसमें आपका जो था एलानीन और ग्लाइसिन का निर्माण हुआ था। 43 को देखे, माइक्रोस्फीयर नाम किसने दिया था? कोएजर्वेट्स को, है ना। तो माइक्रोस्फीयर नाम दिया था आपका ये सिडनी फॉक्स, है ना, सिडनी फॉक्स ने कोएजर्वेट्स को माइक्रोस्फीयर कहा था। आगे चलते हैं, किसे स्तनधारी का स्वर्ण काल कहा जाता है ना। कौन सा ईरा में स्तनधारी का विकास हुआ? तो ये जो है सीनोजोइक पीरा में हुआ, मिसोजोइक के बाद, है ना, सीनोजोइक ईरा में इसका विकास हुआ था। कौन सा संयुक्त कड़ी पक्षी और स्तनधारी के बीच में है? तो पक्षी और स्तनधारी के बीच में संयुक्त कड़ी जो है पक्षी और स्तनधारी, ठीक है। तो ये आपका जो है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सी हो जाएगा, पेरीपेटस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा समजात अंग है? समजात अंग कौन सा है? तो समजात अंग आपका बोगनवेलिया हो गया। होमोलोगस, होमोलोगस ऑर्गन का खासियत क्या है? कि काम एक समान है ना, सॉरी, रचना एक समान है, काम जो है अलग अलग है ना। तो ये जो है बोगनवेलिया है, कीट और पक्षी का पंख है, डॉल्फिन और फ्लिपर ऑफ शार्क का पेक्टोरल फिन्स है। तो पीठ और पक्षी का पंख हो गया होमोलोगस ऑर्गन।
यही है बोगनवेलिया है ना। ये तो सब एनालॉगस का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंग का उदाहरण है एनालॉगस का? तो एनालॉगस का उदाहरण कौन हो जाएगा आपका? इसमें कीट और कबूतर के पंख हो जाएंगे। कीट का पंख का उत्पत्ति अलग स्थान से है और पंख इसका तो फोर लेग जो है वही रूपांतरित हो गया है, लेकिन काम एक ही है, उड़ना है काम। तो अगला क्वेश्चन 48 नंबर पर जाते हैं। तो 48 नंबर कह रहा है कौन सा अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग के बारे में पूछ रहा है। तो हमारा कान का पिन्ना, पिन्ना तो काम का है ना, ये साउंड को एक्युमुलेट करके अंदर भेजता है। मछली का सल्क भी काम का है, मेढक का अग्रबाहु भी काम का है। तो ये अपेंडिक्स जो है हमारे शरीर में कोई काम का नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ से लोच का पाचन नहीं होता है। 49 नंबर में देखिए मिलर यूरे द्वारा दिए गए गैसीय मिश्रण का अनुपात कितना कितना था 49 नंबर में? तो 2:1:2 का था। आगे चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रयुक्त जहाज का नाम क्या था? चार्ल्स डार्विन HMS बीगल से यात्रा किए थे भाई। कौन सा मत व्यक्तिगत जाति वृत्ति की पुनरावृत्ति करता है ना? 51 नंबर जो है वो पुनरावृत्ति सिद्धांत, रिकैपिटुलेशन थ्योरी, बायोजेनेटिक लॉ इसको कहते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में जाइए। तो जैव विकास के सिद्धांत का मुख्य संबंध किससे है? तो धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन से है। सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते। 53, जैव विकास की कौन सी परिभाषा उचित है? तो जैव विकास की सबसे उचित परिभाषा जो है वो 53 नंबर में किसी जाति की उन्नतशील इतिहास सही होगा ये, है ना। आगे बढ़ते हैं। डार्विन किसके कार्य से अत्यधिक प्रभावित हुए? डार्विन किससे के कार्य से ज़्यादा प्रभावित हुए थे? तो ये बेचारे इनका पॉपुलेशन के ऊपर थ्योरी दिया था माल्थस, उसी के सिद्धांत से ये ज़्यादा प्रभावित हुए थे। वैलेस तो इनके समरूप सिद्धांत दिया था। उसके बाद है 55 नंबर क्वेश्चन, जीवों का अनुकूलन होता है। जीवों का अनुकूलन क्या है? निर्वाचन है, कायांतरण है, वंशागत लक्षण है, उपार्जित लक्षण। उपार्जित लक्षण है। आदि वातावरण में कौन सा किसका अभाव था? आदि वातावरण में ऑक्सीजन नहीं था भाई। 57, चलिए ब्रह्मांडवाद के अनुसार पृथ्वी पर जीव अन्य ग्रहों से किस रूप में आया? तो अन्य ग्रहों से जीव जो है वो किस रूप में आया? स्पोर के रूप में आया, बीजाणु के रूप में आया, है ना। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर, वैज्ञानिक एस.एल. मिलर ने कार्बनिक अणुओं को गठन के लिए अपने प्रयोग में जल, वाष्प, मीथेन, अमोनिया के साथ तो किस गैस का प्रयोग किया था? छूटा है कि ना? पीछे तो आप पढ़ ही चुके हैं, है ना। कौन छूटा? हाइड्रोजन छूटा, नाइट्रोजन छूटा, है ना। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। स्वतः जनन का सिद्धांत, जिसमें जीवन की उत्पत्ति क्षयमान पदार्थों से माना गया है, जीवाणुओं के संदर्भ में किसने खारिज कर दिया? तो ये जो है लुईस पास्चर ने खारिज कर दिया कि भाई स्वतः जनन नहीं हो सकता है, पहले से स्पोर होना चाहिए तभी नए जीव बनेंगे। 60 नंबर में चार्ल्स डार्विन ने जिस जहाज पर अपनी समुद्री यात्रा कितनी बार पूछेगा, है ना। रिपीट हो गया है क्वेश्चन। 60 नंबर था ना? हाँ, तो HMS बीगल था जहाज का नाम 60 नंबर में। उसके बाद है प्रथम उभयचर प्राणी के रूप में विकसित मछलियां जो आज के मेढक और सालमेंडर के पूर्वज बने, ये कौन थे भाई? तो ये थे कोयलाकेंद्र थे। ठीक है। अनुकूलन के आधार पर विभिन्न जीवों के बीच समानता कहलाती है। तो ये जो है अपसारी विकास कहेंगे इसको। ऑस्ट्रेलियन शिशुधानेट मार्सुपियल्स, तस्मानियाई भेड़ तथा अपरास्तनी भेड़िया दर्शाते हैं, किसको दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं आपके अभिसारी विकास को। जीव संख्या के समस्त जीनों का योग क्या कहलाता है? तो ये जीन कोश कहलाता है। मानव का उद्गम स्थल माना जाता है कहाँ? तो मानव का उद्गम स्थल जो है अफ्रीका माना जाता है। अभिसारी विकास किसको प्रदर्शित करता है? तो अभिसारी विकास जो है वो समवर्ती अंगों के द्वारा विकास को प्रदर्शित करता है। क्रमिक विकास में योगदान है, किसका योगदान है? तो क्रमिक विकास में आपका जो है क्रमिक विकास में योगदान स्वपरागन का, नहीं, परपरागन का, कायिक प्रवर्धन का, संकरण का। तो उस परपरागन से है जो है क्रमिक विकास धीरे धीरे इसी तरह से हुआ। रेड डाटा बुक में कौन सा है? तो रेड डाटा बुक में आपका दुर्लभ प्राणी, विलुप्त हो रहे प्राणी,
या आपत्तिग्रस्त प्राणी, इनमें से सभी कौन होंगे? तो सभी आते हैं डेटा डाटा बुक में। जिस पर भी खतरा मंडरा रहा है ना, वो सारे जीवों को रखा गया है इसी में। वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे नए वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।